तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम सब क्लास कर रहे थे, घटना चक्र से जहाँ तक किए थे, आइए अब आगे उससे आगे बढ़ते हैं क्लास में। आज क्लास 3 है। 2 क्लास अपलोड चैनल पे हो चुका है, इसीलिए 2 क्लास अच्छे से वीडियो देख लीजिए। आज हम सबका जो है ना, आज हम सबका आज हम सब कहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आइए अच्छे से देखते हैं। इससे पहले हम सब कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, आइए देखते हैं, होते हुए निकलते हैं। ये हो गया था, यहाँ से यहाँ तक हम सबका कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ तक हम सबका कंप्लीट है। अब इससे नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक होगा या चैप्टर होगा, हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यानी आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित क्वेश्चन आज हम सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद बहुत जल्द हम सबका पूरा हिस्ट्री इसी प्रकार क्रमवार तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं। तो हम सब अब आधुनिक भारत में, यानी कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए होंगे बीपीएससी के आज तक के एग्जाम में, सबको अच्छी तरीके से व्याख्या सहित देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो ना मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था, यानी भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए टोटल 4 बार ऐसा एक्ट आया था, 1835 में, 1867 में, 1878 और 1908, ठीक है। आइए सबको देखते हैं। सरकार की दमनकारी नीति को उजागर करने वाले समाचार पत्र को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट 1835 का अधिनियम अधिनियम 11 ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावनाओं को भड़काने का आरोप होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किसके द्वारा लाया गया था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लीटन के द्वारा लाया गया था। रिपन से पहले लीटन था दोस्तों, ध्यान रखना, लीटन लाया और रिपन समाप्त किया, ऐसे याद रखना। लीटन लाया, और रिपन ने समाप्त किया, बस, क्योंकि दोनों के नाम में कंफ्यूजन बहुत होता है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइए, लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया, ठीक है। रिपन ने रद्द किया और लीटन ने लाया था, बस इतना याद रखिए। भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल, यानी उसका लीटन का कार्यकाल जो है ना 76 से 80 तक रहा था, जिसमें और ये प्रेस एक्ट जो लाया था ये 1878 में लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था, ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल है लीटन का 76 से 80 के बीच में था और 78 में लाया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ अगर बोलता तो उसका रद्द कर दिया जाता था। इसलिए इस एक्ट से सब चुप रहना पड़ता था। अगर उसको प्रेस चलाना होता था तो उसको सरकार के हिसाब से चलना पड़ता था, नहीं तो बंद करना पड़ जाता था। इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसके अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा किसी जिले का कोई मजिस्ट्रेट या किसी नगर के प्रेसिडेंस, नगर के पुलिस आयुक्त
जिसकी स्थानीय अधिकार सीमा के अंतर्गत कोई समाचार मुद्रित तथा प्रकाशित किया जाता है। यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बंद पत्र पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को रद्द कर सकता था। यानी कि सरकार के खिलाफ नहीं छपना है, सौ बात का एक बात। इसीलिए आजकल हम सब के इधर जैसे गोदी मीडिया सरकार के खिलाफ बहुत कम चीज उगलती है, इसलिए गोदी मीडिया कहते हैं हम सब। अधीन सोम प्रकाश, यानी इस अधिनियम के अधीन जो है ना, सोम प्रकाश, भारत मीर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अनेक अन्य समाचार पत्रों का विरुद्ध जो है ना मामला दर्ज किया गया सोम प्रकाश पे, भारत मीर पे, ढाका प्रकाश पे, सहचर तथा उनके अनेक अन्य समाचार पत्रों पे। ठीक है। और देखिए, बीपीए के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और अन्य समाचार पत्रों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। विदित हो कि इस कानून को 1882 में वायसराय के रूप में लीटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन रिपन अब देखिए, रिपन आया ना, के द्वारा निरस्त कर दिया गया 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया। और इसका रिपन का कार्यकाल 80 से 84 था। और इससे पहले जो रिपन तो अच्छा काम करके गया था। लिप इससे पहले जो है रिपन खत्म किया, लीटन लाया। ठीक है, लीटन का कार्यकाल ध्यान रखना 76 से 80 था, जो कि 1878 में जो है ना लीटन लागू किया। 1878 में लीटन लागू किया और 1882 में और 1882 में रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। इसको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया? ये जो ना 1878 में, वो भी देखिए हम सब देखिए 1878 में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो ना लॉर्ड लीटन द्वारा पारित किया गया। इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा सामग्री यानी समाचार पत्र की समीक्षा करवानी होती थी। यानी प्रकाशन से पहले क्या क्या हम छाप रहे हैं उससे पहले पुलिस को दिखाना पड़ता था। अगर वो बोलेगा ओके तो ही छापना है, नहीं तो नहीं छापना है। निम्नलिखित निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों का नीति का प्रचारक था लीडर। फ्री फ्री प्रेस जनरल 1928 ईस्वी में एस सदानंद द्वारा स्थापित एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन मुंबई में किया गया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे महात्मा गांधी के द्वारा क्या प्रकाशित करते थे। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो है ना, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई। लीडर की स्थापना, यह उदारवादी दल का नेता था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर समाचार पत्र की दैनिक समाचार पत्र की स्थापना की गई। यह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। निम्न में से कौन सा एक जो है ना राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू था, बंगाली दी मातन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, द बंगाली और मराठा जो है ना प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। ठीक है। ये मरहत्ता जो है ना, मरहत्ता जो है, ये मराठा है दोस्तों, ध्यान रखना। मराठा को ही जो है ना मराठा देख रहे हैं, महा महारत्ता, महारत्ता कहा जाता है मराठा को। इस तरह का ऑप्शन अगर आए तो ध्यान रखना। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया, आइए देखते हैं। ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में हुई। सोसाइटी का नाम पिछले 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा, जैसे कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1832 से 35। ठीक है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1936 से 51, जुलाई 1951 से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1984 से एशियाटिक
वर्ष 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत जो है ना राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ जो है किसने किया? ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और मुद्रण मुद्रण यंत्र को जो है ना भारत में जो है ना 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? ये पुर्तगाली मिशनरी ये पुर्तगाली मिशनरी लाए। भारत में जो है ना 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। और राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है 1931 में। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन के प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। द इंडियन नेशन के स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1931 में किया गया। द इंडियन नेशनल प्रकाशन 1931 पटना से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो मीडिया को नियंत्रित करने का एक्ट कब पारित किया गया? ये तो हमसे ऊपर पर है। 1835, 1867, 1878, 1908। आइए देखते हैं ऊपर ये किस में पूछा गया। अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है। 1835 का प्रेस एक्ट, नहीं, 1835 के प्रेस अधिनियम को मेटकॉप अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारतीय प्रेस पर लगे पूर्व के प्रतिबंध को हटा दिया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लीटन ने 1878 में लीटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र अपराध के लिए उकसाने यानी अधिनियम लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया। यानी कि इसके तहत यानी अपराध के लिए उकसाने यानी अधिनियम लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया। यानी 1908 में जो है ना लॉर्ड मिंटो के द्वारा पारित किया गया अपराध के लिए उकसाने के लिए। और इस अधिनियम को सरकार के विरुद्ध बढ़ती उग्र भावनाओं और कटु आलोचकों और उग्र उग्र दल के उदय के विकास से निपटने के लिए लाया गया था। 1908 का मिंटो अधिनियम अपराध को उकसाने वाला। आइए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यह है तारक दास तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास के द्वारा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक मासिक पत्रिका जनरल तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किस अखबार ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? यह द इंडियन मिरर हमारे देश के भावी संसद का केंद्र है। और द इंडियन मिरर केंद्र है, ठीक है। और हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन परिमाण की भलाई की ओर ले जाता है। द इंडियन मिरर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में जो उपयुक्त लेख जो द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 के अंक में लिखा था। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। निम्नलिखित नीचे दिए गए राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, संपादक के नाम का सही यानी कि किसका कौन है नाम अच्छे से मिलान करना है कि समाचार पत्र द हिंदू किसका है और केसरी किसका है। ये सी नंबर लग रहा है जी, शुरू में हम हो जाएगा द हिंदू और बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा सेकंड नंबर पे केसरी। आइए इसे देखते हैं नीचे। और है नीचे दोस्तों जी, जी शुरू में आइए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कल दो तो मिल गया था और नीचे का ध्यान नहीं था। ये हो जाएगा आइए। जी शुरू में अय्यर हो जाएगा द हिंदू का और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा केसरी का और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा
सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा द बंगाली का, और गंगा प्रसाद वर्मा हो जाएगा हिंदुस्तानी का, और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। आइए देखते हैं मिला। द हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, और केसरी का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और द बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी का हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बस इतना ध्यान रखना। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फिर हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन जो है, इंडियन ओपिनियन जो है ना महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी, और बंगाली हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए मिलाते हैं। फिर हिंदुस्तान जो है ना तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन जो है ना महात्मा गांधी। इस तरह के मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, इसीलिए अच्छे तरीके से इसको देखना होगा। इसमें एक दो ही पकड़ लीजिएगा तो ऑप्शन मिल मैच खा जाता है। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आइए हम सब देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही कहेंगे दोस्तों कि घटना चक्र का जितने भी है अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा इसमें। इस चैनल पे घटना चक्र को नहीं छोड़ा जाएगा। ये सब जैसे कंप्लीट होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हम सबका कंप्लीट होगा, इसके बाद हिस्ट्री का जो आता है पूर्वालोकन, यानी घटना चक्र पूर्वालोकन का जो आता है सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, यानी इसमें सब मिला हुआ है एक ही में बीपीएससी में। इसमें ऑल स्टेज पीसीएस का जो सब्जेक्ट वाइज आता है हिस्ट्री का जैसे आता है, उस सबको इसके ये जैसे खत्म होगा नेक्स्ट, वो बुक को पकड़ेंगे। एक बुक जैसे हिस्ट्री अगर पकड़ेंगे तो पूरा हिस्ट्री सिर्फ घटना चक्र का पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसके बाद फिर साइंस को, साइंस और हिस्ट्री अभी स्टार्ट करेंगे। ये जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हम सबका कंप्लीट होता है इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा साथ में, ताकि मोटिवेशन मिले दोस्तों। लाइक से होता है दोस्तों कि अधिक लोगों तक पहुंचता है, उससे थोड़ा मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने के लिए, और कोई बात नहीं। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मूलतः आकर्षित किया? आकर्षित किया किसको, किसको आकर्षित किया वो दिखाना। आइए, पहला हो जाएगा बुद्धिजीवी को आकर्षित किया, और नगरीय उच्च जातियों को, ठीक, और निर्धन तो नहीं उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। आइए डिटेल देखते हैं हमसे। हैंग कर गया क्या दोस्तों? अरे यार, अब तो स्थिर हो जा। हम्म। आइए दोस्तों, 19वीं, हम सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा कर दें, बड़ा के चक्कर में हैंग होने लगता है, इसीलिए नहीं करते हैं, छोड़िए। हम सोचते कुछ हैं और कुछ जाते हैं। आइए, 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, और निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे, ठीक है। कौन कौन प्रभावित थे अच्छे तरीके से देख लीजिए। फराजी कौन था? फराजी जो है एक हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। फराजी जो है, फराजी कौन था? एक हाजी, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। आइए देखते हैं। फराजी जो है ना, यानी फरेजी जिसे बोलते हैं, फरेजी, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों के प्रति प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र यानी दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई, और 1818 से और 1862 ईस्वी का समय जो ना फराजी आंदोलन का मुख्य चरण था। इन्हें 1818 से 1862 तक फराजी आंदोलन का मुख्य चरण था। किंतु यह आंदोलन आगे भी जारी रहा, किंतु इसकी गति जो है ना धीरे पड़ गई। आइए, फरेजी आंदोलन मुख्य शुरुआत किसने की? फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की? फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया, हम सब ऊपर भी देख चुके हैं। आइए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में
ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था ताई यूनी आंदोलन जो है जौनपुर के करामत अली ने, यानी जौनपुर के करामत अली ने ताई यूनी आंदोलन चलाया था। ठीक है, आइए। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका के तराई यूनी आंदोलन चलाया गया, यानी फराजी आंदोलन के विरोध में जो 1839 ढाका में ताई यूनी आंदोलन चलाया था, ताई यूनी आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व जो है ना जौनपुर के करामत अली ने किया था, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। यह आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करना था। नोट: ताइयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था। ताइयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी 1839 की जगह 1893 इसमें होना चाहिए, 1893 की जगह 1839 होना चाहिए दोस्तों। ठीक, आइए आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये राजाराम मोहन राय। पुनर्जागरण से संबंधित जो भी आएगा भारतीय पुनर्जागरण, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, इतना नाम से उनको संबोधित किया जाता है दोस्तों। और ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाम ऑप्शन में देके पूछ सकता है। एक बार फिर से देख ले, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता और नव भारत का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। इतना इतना नाम ध्यान में रखिए, कभी भी आ सकता है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? आइए देख लिए, राजा राम मोहन राय। नव भारत का पैगंबर, देखना दोस्तों, नव भारत का पैगंबर पूछा क्योंकि पुनर्जागरण के पिता, ये सब बहुत बार पूछा, राष्ट्रवाद भी बहुत बार पूछा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ये भी, आधुनिक भारत का पिता ये भी बहुत बार पूछा गया। नव भारत का पैगंबर ये नहीं पूछा गया था, तो ये 11वां में हिस्ट्री में नव भारत का पैगंबर पूछा है राजा राम मोहन राय। इसी तरह सब याद रखना है। युगदूत हो सकता है, पूछ लो, युगदूत भी ऐसे पूछा जा चुका है पर ऑप्शन में आ गया है तो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन जो आत्मीय सभा का संस्थापक था? आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। आइए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का स्थापना किया। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और स्वप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने यह ब्रह्मा का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथों, वेदांत सूत्र यानी वेदांत सार आदि का 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, आइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में। 1828 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए स्टार मार्क्स है। ठीक है, 1828 याद रखना है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोग की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ब्रह्म समाज में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। और सभा ब्रह्म समाज ने जो ना रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मात्र मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन का उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, इसलिए सही नहीं है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी जो है ना घोषित किया गया विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। सती को गैर कानूनी, सती प्रथा को विलियम बेंटिंग के काल में गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में सती प्रथा 1829 में
29 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। विलियम बेंटिक याद रखना, सती प्रथा विलियम बेंटिक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जन आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद नारायण ने इस संस्था को 1868 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है ना प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ये नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने जो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन एक स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की। ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? 1897, याद रखना। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं का व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में वे शिकागो गए। 1893 में वे शिकागो गए और जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन यानी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिम संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो यानी स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक सीमित रह गया था। ठीक है, वह निर्धनों के अधीन वर्ग द्वारा यानी वह निर्धनों के धनिक वर्ग द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न था। वह निर्धनों के यानी कि निर्धन वह निर्धन के धन वर्ग यानी धनी वर्ग के द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न था। निर्धन के द्वारा धनवान वर्ग के द्वारा बहुत शोषण किया जाता था उस समय। इस बात पे वे अप्रसन्न थे, दुखी थे इस बात से। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। यानी भूखे व्यक्ति से धर्म की बात नहीं करना चाहिए। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल के एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। बंगाल का जहाँ तक बात है, आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता के रूप नाम दिया था। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। स्वामी विवेकानंद हृदय और आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित है? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं और 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुआ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुआ। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन की प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों को प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास
के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेशवाद, अवतारवाद, पशु बलि और श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वो वेदों को जो ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए और पुनः 1870 में लाहौर में संपादित करके एक निश्चित रूप दिया गया। ठीक है। आर्य समाज का प्रचार प्रसार जो है ना पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक प्रदेश प्रदेश कुछ सीमा तक जो है ना उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज पंडित, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था तथा दूसरा गुट जो न पश्चात शिक्षा का विरोधी था। पश्चात शिक्षा के विरोधी में स्वामी सदानंद और अन्य नाम महात्मा मुंशीराम और लेखराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में जन गुरुकुल कांडली यानी 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पश्चात शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। पश्चात शिक्षा के समर्थन में जन लाला लाजपत राय और हंसराज साथ थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इन लोगों ने दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन छूट गया। आइए 14 14 नंबर देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया? ये स्वामी विवेकानंद थे। आइए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, ऊपर हम सब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा जो है किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था और भारतीय आध्यात्मिक पर आधारित था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद हृदय और आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता तक प्रतीक राष्ट्रवाद आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहा था। ठीक है। आइए अब हम सब नीचे आइए पढ़ते हुए। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में किया गया। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आइए, किसने जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है। ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। भारत में जो भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो है इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ये ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार भारत में जो नारी आंदोलन जो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों को उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़की के लिए स्कूल खोला। 1848 में यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। सूची 1848 में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल ज्योतिबा फुले द्वारा ही खोला गया था। ये प्रथम स्कूल था उस समय। आधुनिक भारत में जो ना महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही। यानी आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही।
महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने जो ना महादेव गोविंद रानडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। और विकल्प ए, रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता, यानी कि इसके जगह पे है ना, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा रमाबाई, रमाबाई अगर होता तो रमाबाई को ही हम सब ऑप्शन में टिक मारते, ये नहीं है इसलिए ज्योतिबा फुले को हम सब दे रहे हैं वरीयता। ठीक है, आइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच पी ब्लाटस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो मैडम एच पी ब्लाटस्की के द्वारा किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला यूक्रेनी यूक्रेनी देश की निवासी मैडम एच एच पी ब्लाटस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी जो कर्नल अलकाट और विलियम वॉन जज और अन्य द्वारा जो 1875 में ईस्वी में जो न्यूयॉर्क में किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया। इस सोसाइटी की स्थापना जो ना 1882 में, इस सोसाइटी की स्थापना 1882 में, 1882 में, बेरासी में जो ना 1882 में मद्रास के आसपास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। यानी कि भारत में जो ना 1882 में इसका स्थापना किया गया, मद्रास के अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और भारत में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच पी ब्लाटस की, ध्यान रखना। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्प को मिलान करना। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया, यंग इंडिया, प्रार्थना आत्माराम मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद है लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, ये वो बी नंबर होगा, गोपाल हरि देशमुख। फिर सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले और रहनुमाई नरोजी खुर्दोनी। आइए देखते हैं आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। महात्मा गांधी इंडियन इन ओपिनियन और हरिजन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र से जुड़े थे। ठीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे, यानी गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो ज्योतिबा फुले, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। और 1851 ईस्वी में नरोजी फुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार भी सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह यानी झिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन का बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। किसके द्वारा जन मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नडार, नडार जू 6 जून 1899 को तिरुन तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें जो नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडाल और मरावर समुदाय के मध्य शिवकाशी यानी बिरु बिरुदन नगर जिला संघर्ष में दंगा हुआ था। दंगा हुआ था। ठीक है।
आइए, शारदामणि कौन था? शारदामणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदामणि मुखोपाध्याय, शारदामणि मुखोपाध्याय जिसे शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह जो है रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। ये रामकृष्ण परमहंस से शारदामणि की शादी 5 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो है ना सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया। आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर है, और 1824 में जन्म गुजरात की मोरबी रियासत यानी कठियावाड़ क्षेत्र का एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लड़ाई, यानी 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लड़ाई, और 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और क्वेश्चन आएगा दोस्तों आठ कि पाखंड खंडनी की पताका लड़ाई कब? 1867 में। 1867 में पाखंड खंडनी की पताका लड़ाई, ठीक। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक शताब्द प्रकाश से में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन और ऋग वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य और अद्वैत मत खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्धम मत खंडन प्रमुख है। ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ना 1870 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस साठे, एच तिपुलुनकर, जीबी जोशी आदि के सहयोग से की गई। इस सभा में रानाडे के प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ। रानाडे ने इस सभा का विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, जिससे इस सभा की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। पुनः सार्वजनिक सभा में रानाडे के अमूल्य योगदान के कारण उन्हें इस संस्था के संस्थापक माना जाता है। इसीलिए पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, 1870, ध्यान रखना। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया। 1905 में जन्म पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया, जिनका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचार प्रसार करना तथा संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर देवधर एन एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम सी सीतलवार, बी एन राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आइए, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। आइए, नीचे और दिया गया हुआ तत्वबोधिनी समाज, आत्मीय समाज। आइए, नीचे दिया है, नीचे भारत सेवक समाज जो हमसे ऊपर गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ चुका। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ध्यान, आत्मीय सभा, आत्मीय आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा लागू किया गया। आइए, फिर मिलान करने वाला है ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज है रामकृष्ण मिशन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज। आइए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। आइए, देखते हैं, मिलान करते हैं। एक का तीन, एक का तीन, और दो का दो,
यानी कि एक बी नंबर होगा। आइए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा 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 विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, एक नजर। अब हम सब थर्ड चैप्टर में आ गए, तीसरा चैप्टर में दोस्तों आ गए अच्छे तरीके से। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था, यानी कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जितने भी थे ना, उससे संबंधित क्वेश्चन हम सब देखते हैं। आइए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की? आइए, ये इसका ऑप्शन है। आइए, दोनों हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, यानी सब है दोस्तों, इसीलिए एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। ने इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के लिए ज्ञापन और प्रत्यावेदन सौंपना, उनकी भेदभाव पूर्ण नीतियों का विरोध करना। ठीक है, याद रखें, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, इन सब का नाम याद रखना है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण था। इंडियन एसोसिएशन जिसे भारत संघ के नाम से जानते हैं हम सब, ठीक है, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन जो है ना, भारत जिसे भारत संघ बोलते हैं, में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग का प्रधानता दी गई थी। जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग की प्रधानता दिया गया था इंडियन एसोसिएशन में। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व जो है ना, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी हम सब देख चुके हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है, आनंद मोहन बोस भी है। आनंद मोहन बोस, एक से दो हो गया तो ये ज्ञान सर। आइए, 1876 ईस्वी में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। साथ में अगर पूछ देगा तो और हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। आइए, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था। ये तो हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। स्टार मार्क्स से दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम एम वीर राघवाचार्य, यानी एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी अनंत चार्लू और एस रामास्वामी मुल्दियार, यानी मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की? 1884 में हुआ मद्रास महाजन सभा की स्थापना। इसमें एम वीर राघवाचारी, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी अनंत चार्लू और एस रामास्वामी मुल्दियार, याद रखना है दोस्तों इन सबको भी। कांग्रेस पूर्व संगठन की सूची और उसका कौन नेतृत्व कर रहा था? सूची वन सेकेंड, इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, एक का चार हो गया। आइए, और देखते हैं, एक का चार, मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचार्य, मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचार्य, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहा गया दादा भाई नौरोजी, बम्बई प्रेसिडेंसी पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस नारायण। आइए देखते हैं, ये नंबर ये उपयुक्त संस्थाओं में इनके संस्थापकों की सूची इस प्रकार है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद नारायण, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा बी एम वीर राघवाचारी।
आइए दोस्तों, अब एक टॉपिक भारतीय, लास्ट टॉपिक इसको रखते हैं हम सब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म ही कर देते हैं। जितना टाइम लगे इसको अंतिम रूप से खत्म करते हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। पहली बार टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बंबई प्रांत से और 21 मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से और 7 सदस्य उत्तर पश्चिम प्रांत अवध और अवध वर्तमान यूपी से और 3 सदस्य जो है ना, पंजाब से थे। याद रखना, मोटा मोटी ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी तथा प्रथम महासचिव ए यूम थे और प्रथम महासचिव ए यूम थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ये बंबई में हुआ था। हम सब अच्छे तरीके से देख लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्थापना की थी स्थापना एओ ह्यूम के अनुसार हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक में भी ए ह्यूम थे, एक अंग्रेजी रिटायर अधिकारी थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, यानी असैनिक मतलब रिटायर्ड सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रही है दोस्तों, तो श्रीमती श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यही प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा, अगर ये इसी जगह प्रथम भारतीय महिला पूछता, तो इसका आंसर चेंज हो जाता और इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। आइए, एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहे और 1916 में होम रूलिंग का गठन किया। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय और 1925 में सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरे महिला अध्यक्ष बनी और 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के राज्यपाल रहे। 47 से 49 तक। ठीक है। किस वर्ष एक भारतीय महिला जो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ये 1925 में 1925 में बना था। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जैसे आ जाएगा तुरंत सरोजिनी नायडू मारना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ये हो जाएगा 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि, यानी द्वितीय, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में। 1886 में 33 मुस्लिम ने भाग लिया था, ध्यान रखें। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकरण प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 2 थी, प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम 2 थी और दूसरे सम्मेलन में 33 और तीसरे में 1887 में 81, यानी तीसरे में मुस्लिम की संख्या 81 थी और 1888 में चौथे में 221। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव जो बदरुद्दीन तैयब जी को। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 में जो ना मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तीसरे अधिवेशन में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए
तो ये हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी तो प्रथम थे, ठीक है। और इसका रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हो सकता है, आइए देखते हैं। सी नंबर, हाँ ठीक है, वही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह, सॉरी द्वितीय नहीं, हाँ द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी दूसरे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 1896 में कलकत्ता में जो है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और दूसरे अध्यक्ष जो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? और 1924 की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में अधिवेशन की। दिसंबर 1924 में बेलगांव में जो है कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा एक निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी नेहरू दास समझौते यानी गांधी और इराजिस्ट पैक्ट अनुमोदित किया गया। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए की थी। इस विचार के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। सुरक्षा बल सिद्धांत का उपयोग जो है ना गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस ने अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए किया है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा गया, ये योजनाबद्ध किया गया था। ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहा किसी कांग्रेस जो है आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित है, न ही उनके द्वारा सोचा है। ये योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज किया गया कांग्रेस का स्थापना करके। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया, ये सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह इच्छा, बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसको खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज सचिव को पत्र लिखे में कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी यही नीति रही है कि कांग्रेस को नपुंसक बना दो। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व से प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। 1904 में कर्जन कर्जन भी एकदम खत्म गवर्नर जनरल थे। इनमें से किसने जो न कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, और भारत में रहते हुए मेरी ये बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये कर्जन के द्वारा कहा गया था दोस्तों। रजनी पामदत्त ने कहा, मैं साम्राज्यवाद से लड़ती भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? यह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि मैं साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, ठीक है। रजनी पामदत्त ने कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग और गांधी इरविन बर्ताव। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में किसने जो 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ये अश्विनी कुमार दत्त ने जो ना 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। वह सभी है इनमें से: कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथी अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने हाथ साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथी में
नरमपंथी ने जन आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे महसूस नहीं कर सके कि उपलब्धि ने जिनकी उपलब्धि ने उनको अपनी राजनीतिक और व्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुपात पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही अलग थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे और कांग्रेस के गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1916 में जो अंबिका चरण मजूमदार थे, इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिनका गठन किया वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। यानी कि 1918 में जो ना मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए और उन्होंने जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अगस्त 1917 में भारत के राष्ट्र सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासित संस्थानों का विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इस सुधार पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक में एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मॉन्टेग्यू रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के पक्ष में थे, उन्होंने 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार काश्तकारी बिल पारित किए गए और सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों के साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए कौन? सुभाष चंद्र बोस 1838 में निर्वाचित हुए। कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते। 1939 में भी त्रिपुरी एमपी में, ठीक है, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938-39 दोनों में, ध्यान रखना 38-39 दोनों में थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से बर्ताएं की? ये अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे जो दोनों से बर्ताएं की थी। अबुल कलाम आजाद 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में आया और लॉर्ड बेवेल 1945 में आया, इसीलिए दोनों से बर्ताएं की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये जेबी कृपलानी था। भारत के विभाजन के समय जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया था। नवंबर 1946 के मेरठ
अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया था। वह आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया 1948 की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की थी, और महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ, फिरोजपुर। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, 1936 में और 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। ध्यान रखना ही क्वेश्चन। 15 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र दिल्ली में आयोजित किया हुआ, और यद्यपि उस समय आचार्य जो है ना, जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य माउंट बेटन की योजना का विचार विमर्श करना था। इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की बैठक 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे? कौन? ये जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक जो 1942 में बहुमत प्राप्त किया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? यह कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। कराची अधिवेशन 1931। इसका अध्यक्ष कौन क्या था? वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता 29 मार्च 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में जो कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। क्योंकि इस समय है ना दोस्तों, इस समय जो ना गांधी इरविन समझौता हुआ, और उसी मंथ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया मार्च में, इसीलिए। तो दोस्तों फाइनली हम सबका चार चैप्टर चार चैप्टर क्लियर हुआ। चार चैप्टर के बाद आज पांचवा चैप्टर यहाँ है, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जो ना कांग्रेस के गर्म दल, और नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस के गर्म दल, नरम दल से संबंधित क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसीलिए आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जैसे अपलोड होगा तुरंत देखिएगा। तो बस इतना ही कहेंगे दोस्तों। सही लगे तो मेहनत, थोड़ा सा भी लगे कि मेहनत हुआ है और आपका रिवीजन हुआ है, इससे फास्ट रिवीजन हुआ है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरह घटना चक्र को फिनिश करते हुए आगे हम सब जल्द से जल्द बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।